सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हिम्मत और हौसला इंसान को कहां से कहां ले जाता है और यही जज्बा मायूसी में भी इंसान का बेहतरीन दोस्त साबित होता है। जिस शख्स के दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो फिर ऐसा शख्स ज़िंदगी में मौजूद बड़ी बड़ी मुश्किलात के मैदान भी आसानी के साथ फतह कर लेता है। अच्छा, हिम्मत और हौसले पर ताज़ा और हकीकत में मबनी मिसाल देखनी हो तो आप अफ़गानिस्तान पर नज़र डालें, जहां अमेरिका जैसी बड़ी ताकत ने अफ़गान फोर्सेस को खड़ा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। अमेरिकी फ़ौज ने अफ़गान फोर्सेस की आला तरबियत की, उन्हें जदीद असलहा भी मुहैया किया। भारत में अफ़गान फोर्सेस की पुश पर खड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर ताकत और हिमायत के बावजूद अफ़गान फोर्सेस मट्टी का ढेर साबित हुए। अब सवाल ये कि अफ़गान फोर्सेस का बुरा हाल क्यों हुआ, वो तालिबान के घुटने टेकने पर मजबूर क्यों हो गई? क्योंकि उसके पास जंग करने का हौसला नहीं था। जी हाँ, इसी हौसले की कमी की वजह से अफगानिस्तान सुपर पावर का कब्रिस्तान साबित हुआ। डॉलर से फौज, असलहा और सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि हौसला एक अनमोल सिफ्त है जो हर किसी में हो ही नहीं सकती और पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब इसके बरक्स अफगान तालिबान, जिनकी ताकत सुपर पावर फौज के मुकाबले में ना होने के बराबर थी, लेकिन उनमें अपने मकसद के लिए लड़ने का हौसला था, हिम्मत थी, और इसी हौसले ने अफ़गान तालिबान को 20 साल तक मैदान में कदम जमा कर लड़ने में मदद दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज अफ़गान तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि अब तालिबान हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गए हैं। अच्छा, ये हौसला और हिम्मत ही है ना जिसने जंग में फ़तह और तहरीकों को कामयाब कराने में किरदार अदा किया। और हौसले की अहमियत क्या है, ये ज़रा कहानी से वाज़े हो जाता है। ये कहानी ज़रा गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा अचानक शहंशाह अकबर ने दरबारी सवाल पूछ लिए, 3 सवाल। अब सवालात क्या थे, ज़रा सुनिएगा। ये कि किसका बेटा बेहतरीन है, किसके दांत बेहतरीन है और कौन सी चीज़ आला तरीन है। अब इन सवालात को सुनने के बाद तमाम जो दरबारी हैं उन्होंने आपस में उन सवालात पे बहस करना शुरू कर दी। अब उनमें से एक दरबारी ने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि ए शहंशाह, बादशाह का बेटा बेहतरीन है, हाथी के दांत बेहतरीन है और इल्म सबसे आला चीज़ है। अच्छा, बादशाह ने जब अपने दरबारी के जवाबात सुने तो ये ख्याल करने लगा कि काश यहाँ मेरा ख़ास वज़ीर होता तो वो इससे भी ज़्यादा मुनासिब जवाब देता। इसलिए अकबर बादशाह ने जल्दी से अपने ख़ास वज़ीर को बुलाया। शहंशाह का ख़ास वज़ीर फ़ौरी तौर पर दरबार में आ गया, जिसके बाद शहंशाह ने उससे तीनों सवालात के जवाब दरियाफ़्त किए। ख़ास वज़ीर ने जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, गाय का बच्चा सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उससे ज़मीन में हल चलाया जाता है और उसका गोबर भी खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है और उसकी मदद से फसलें बढ़ती हैं और सबके लिए खुराक पैदा की जाती है। अच्छा, ख़ास वज़ीर ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हल का दांत सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वह ज़मीन को फाड़ता है और उसको ज़रखेज़ करता है और ज़मीन को फसल लगाने के काबिल बनाता है। फिर उसके बाद ख़ास वज़ीर ने तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, कहा जाता है कि हौसला सबसे बेहतरीन क्वालिटी है और ज़हीन इंसान भी हौसले के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अगरचे इल्म सबसे आला दौलत है, मगर हौसला इल्म से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब ख़ास वज़ीर के ज़बरदस्त और दलील पे मबनी जवाबात सुनकर शहंशाह और दरबारी ख़ास वज़ीर से बहुत खुश हुए। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है? हर कहानी से कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलता है, अगर कोई सीखना चाहे। सबक ये मिलता है कि हौसला सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सुख का नाम नहीं है, ये तो दुखों से भरी होती है, दुखों से भरी होती है और इन तकलीफ़ों से गुजरने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ होती है हौसला। अपनी मदद आपके तहत हिम्मत बढ़ानी पड़ती है और ये काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सीनियर कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब हैं, उन्होंने इसी हौसले का व्यापार किया। कश्मीरी कौम को उन्होंने जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया वो आज़ादी की जंग लड़ने का हौसला था, हिम्मत थी, हौसला। और मकबूजा कश्मीर में लाके पाकिस्तान की सबसे तवाना आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। सैयद अली गिलानी 92 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने जो नक्श छोड़े हैं ना, उन्हीं पे चलकर एक दिन कश्मीरी आज़ादी की मंजिल तक पहुँचेंगे, देख लीजिएगा। और सैयद अली गिलानी साहब इतने ज़्यादा हिम्मत वाले शख्स थे, बुलंद हिम्मत थे
कि भारत उनकी ज़िंदगी में भी उनसे कामता था और यही वजह है कि उन्हें भारतीय फ़ौज ने घर में नज़रबंद किए रखा और अब उनकी विफात के बाद भी भारत की टांगें काँप रही हैं। मकबूजा कश्मीर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत भारतीय फोर्सेस ने सैयद अली गिलानी की विफात के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया। अब बंदा पूछे, अब उनको किस चीज़ से खतरा है, किस बात का डर है? भारतीय फोर्सेस ने ना सिर्फ कर्फ्यू लगाया बल्कि इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। अब भारतीय फ़ौज चाहे तादाद में कितनी ज़्यादा क्यों ना, लेकिन उनके दिल बड़े छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, जो ज़रा सी बात पर खौफजदा हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मोदी सरकार ने हुर्रियत रहनुमा की लाश से भी खौफ महसूस किया। बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौज को तैनात किया, जिसने मरहूम सैयद अली गिलानी के घर का मुहासरा किया, उनके घर के गिर्द रास्ते बंद करके खारदार तारें नस्ब की। सिर्फ यही नहीं, भारतीय फ़ौज की बुज़दिली देखिए कि काबिज़ फोर्सेस कश्मीरियों को सैयद अली गिलानी की मैयत के पास पहुंचने से भी रोकती रहीं। अब यहाँ से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जो भारत की फ़ौज है ना, ये इसलिए सैयद अली गिलानी के जनाजे में लोगों को शामिल होने से रोकती रही क्योंकि इस फ़ौज को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि अगर उनके जनाजे में यहाँ हजूम जमा हो गया तो फिर ये जनाजा अवाम के समंदर में तब्दील हो जाएगा, आज़ादी के नारे गूंजेंगे और दुनिया की आंखों पर जो बंदी पट्टी है वो कहीं नारों की गूंज से खुल ना जाए। और भारतीय फ़ौज ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सैयद अली गिलानी से पूरा मकबूजा कश्मीर मोहब्बत करता है, क्योंकि ये सारी जो शख्सियत है ना, ये सारी ज़िंदगी इन्हीं के हुकूक की जंग लड़ती रहे, कश्मीरियों के हुकूक की जंग लड़ते रहे। और भारतीय मजालिम जितने भी बढ़े, गिलानी साहब ने अपने हौसले को गिरने नहीं दिया। और ये जो काबिज़ भारतीय सरकार है, इसकी बुज़दिली का आलम देखिए कि इन्होंने सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन को ये धमकी तक दी कि 30 मिनट के अंदर अंदर सैयद अली गिलानी की तदफीन कर दें, और अगर इन्होंने जल्द तदफीन नहीं की तो सैयद अली गिलानी को श्रीनगर से दूर किसी नामालूम मुकाम पर दफना दिया जाए। और फिर भारतीय काबिज़ फ़ौज ने सैयद अली गिलानी की मैयत को उनके चंद अजीज़ रिश्तेदारों की मौजूदगी में खामोशी से दफना दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि भारतीय हुकूमत और भारत की जो फ़ौज है, सेना है, उनको ज़िंदगी भर गिलानी के रोब और दबदबे से ये डरते रहे और मौत के बाद भी उनका डर ख़त्म नहीं हुआ। वरना एक लाश क्या कर सकती है? लेकिन भारतीय दरिंदा से फ़ौज को पता था कि सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी भी इनके नापाक अज़ाइम और नापाक इरादों को खाक में मिला सकते हैं, जानते थे, तभी खौफजदा थे। ये किरदार था कश्मीर के इस बहादुर सपूत का। क्लिप चलाइएगा टीम ज़रा पहला। अब सुना आपने नाजरीन, ये होती है जुर्रत, ये होती है बहादुरी, इसको कहते हैं बुलंद हौसला। भारतीय फोर्सेस सैयद अली गिलानी को सच बोलने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई और इन्होंने आसानी से गिरफ्तारी भी दी, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने भारतीय पुलिस एहलकार की आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम दिया कि बुरहान वानी को शहीद करने के बाद भारतीय सरकार ये ना समझे कि खेल खत्म हो गया, खेल तो अभी शुरू हुआ है। हर कश्मीरी बुरहान वानी है। और सैयद अली गिलानी ने मोदी सरकार के दरो दीवार हिलाते हुए कहा कि इस मुकद्दस ज़मीन पर आखिरी भारतीय फौजी के रुखसत हो जाने तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सैयद अली गिलानी साहब भारतीय पुलिस एहलकार को कह रहे हैं कि आपने जो करना है कर लें, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वो पुलिस वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब उनका जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है तो कश्मीरी उनके पीछे लबैक क्यों नहीं कहेंगे, ज़रा सोचें। और सैयद अली गिलानी कभी भी भारतीय जबरी दहशतगर्दी और जुल्म से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने कश्मीरियों को भी आज़ादी के जज्बे से मुनव्वर किया, आज़ादी की तहरीक को तक़वियत देने में एक अहम कलीदी किरदार अदा किया। और यही वजह थी कि फिर बुरहान वानी, रियाज नाइकू और बाबर कादरी जैसे जांबाजों ने राहे हक पर चलते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। सैयद अली गिलानी ने भारतीय सरकार की आंखों में आंखें डालते हुए ये भी बताया कि भारत जितनी मर्जी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में ले आए, जितनी मर्जी सेना ले आए, लेकिन वो तमाम तर हथकंडों के बावजूद आज़ादी की तहरीक को दबा नहीं सकती। सैयद अली गिलानी दुनिया छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीरियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। गिलानी साहब कहा करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और आज हम बतौर पाकिस्तानी उनको ये पैगाम देते हैं कि हम सब गिलानी हैं, हम सब गिलानी और पूरा पाकिस्तान तुम्हारा, पूरा पाकिस्तान तुम्हारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी गिलानी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए कश्मीर के मामले पर इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो गिलानी साहब के उम्मीद के दिए को बुझने नहीं दे रहे। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा जी। मोदी ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म करके कहा था कि अभी ये ट्रेलर और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, लिखी है। लेकिन भला हो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, जिन्होंने दुनिया को मोदी की मकारी और फ़रेब की पिक्चर दिखा के उसको हवाओं से ये ज़मीन पे दे मारा। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमेशा अमन की बात की, प्यार की बात की, लेकिन दुश्मन मुल्क
वज़ीर आज़म के इस पैगाम को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ बैठा, जबकि पाकिस्तान ने फिर भारत के दिमाग की गोबर साफ करते हुए इस पर वाज़ेह कर दिया कि अमन के पैगाम को हमारी कमज़ोरी ना समझना, वरना अंजाम अभिनंदन जैसा होगा, बल्कि शायद उससे भी बुरा होगा, क्योंकि अभिनंदन को तो चाय पिलाकर वापस भेज दिया गया था। वो अपने पैरों पर चलकर अपने मुल्क वापस चला गया था। लेकिन अब अगर भारत शरंगेजी से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान इसको वहां ले जाकर मारेगा जहां इसको पानी भी नहीं मिलेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को क्लियर कर दी है कि जब तक कश्मीरियों पर मजालिम बंद नहीं होंगे तब तक भारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत ने आज़ादी को सूलों को पामाल किया और ऐसे में भारत को मुंह लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मोदी का तो पूरा वजूद ही नापाक है, जो कश्मीरियों को दबाने में, उन पर जुल्म करने में खुशी महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, इत्मीनान महसूस करता है, बल्कि फ़ख्र महसूस करता है और दुनिया को बताता है कि उसने के गिर्द घेरा तंग करके कितना बड़ा, कितना अजीम काम सर अंजाम दिया। जाहिल इंसान, घटिया इंसान, गिरी हुई सोच का मालिक इंसान नरेंद्र मोदी। ज़रा क्लिप चलाइएगा इस नरेंद्र मोदी का। अच्छा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी और एकतरफा जो इकदाम उठाया था और इस इकदाम का मकसद गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किए गए जम्मू कश्मीर के जोग्राफियाई ढांचे को तब्दील करना और कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदलने का था। यानी इनके नापाक अज़ाइम थे, नापाक अज़ाइम, बुरे इरादे, और मोदी ट्रंप की मौजूदगी में कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग करने का क्रेडिट लेता रहा। ज़रा सोचिए, इस बंदे की ज़रा ज़हनियत को समझने की कोशिश करें, इसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें कि ये अपने जुल्म को अपना एजाज़ समझ रहा है, यानी जालिम बनने में ये समझ रहा है कि बहुत बड़ी अजमत है, शायद बड़ा अजीम कारनामा इसने सर अंजाम दिया कहीं कब्जा करके। यानी जुल्म के पहाड़ ढाए चला जा रहा है और इसको लगता है कि इसमें इसकी अजमत है, इसकी इज्जत में इजाफा हो रहा है। इतना नफ्सियाती, इतनी गिरी हुई सोच का मालिक है शख्स नरेंद्र मोदी। ये कश्मीरियों पे ज़िंदगी तंग करके, नहते कश्मीरियों को मार के, उनको शहीद करके ये क्रेडिट ले रहा है इस काम का, जिसपे इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ट्रंप साहब वहाँ मौजूद, इसकी हर बात पर तालियां बजा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको याद होगा, कश्मीर के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करना था, मीडिएटर का किरदार अदा करना था, और यहाँ तालियां बजा रहा है वो शख्स। ये है अमरीकी मुनाफिकत, किसी को कहते हैं ना मुनाफिकत, जो आपने ये मुलाहिजा किया इस क्लिप में। अब मोदी चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि उसने जो आर्टिकल 370 है उसको क्या दे दी, फेयरवेल। अब मैं मोदी को कहती हूँ कि तुम ये जो अफ़गानिस्तान से जलील होकर, रुस्वा होकर, जलील और रुस्वा होने और अपनी नाकाम होने की वजूहात वो भी ज़रा दुनिया के सामने रखो कि कैसे अफ़गान तालिबान ने तुम्हें शिकस्त देकर, तुम्हें किक आउट करके अफ़गानिस्तान से कितना ज़बरदस्त फेयरवेल दिया। ये भी तुम्हें फेयरवेल लग रही होगी गिनी तौर पे, जितना तुम जलीलों के वास्ते निकले हो। और ऐसा फेयरवेल नरेंद्र मोदी कि अब ये तुम्हें अपनी मौत तक नहीं भूलेगा यकीनन। और बहुत जल्द तुम्हें एक और फेयरवेल अलविदाई पार्टी मिलेगी, और वो पार्टी तुम्हें पता है कौन देगी? वो अलविदाई पार्टी, वो फेयरवेल तुम्हें मिलेगी मकबूजा कश्मीर की अवाम की जानिब से बहुत जल्द, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब तुम अफगानिस्तान की तरह यहाँ से भी बुरे तरीके से मार खाकर निकाले जाओगे, बाहर किए जाओगे, और देख लेना वो दिन आएगा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी, तुम्हें तो कश्मीर में मार पड़ना शुरू भी हो चुकी है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुँचता है नाजरीन, देर से बेर ज़रूर होती है, लेकिन कुदरत जालिम के गिर्द घेरा ज़रूर तंग करती है। और ये जो नरेंद्र मोदी ने, इसका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक होगा। ये मौत मांगेगा और इसे आसानी से मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि कश्मीरियों को दबाकर स्टैंडिंग ओवेशन ले रहा है, शौक से ले, लेकिन अब कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बैठने वाला है, बल्कि लेटने वाला है। और ये इसका ऐसा हाल होगा, याद रखिएगा, कि ये अपनी टांगों पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। और दुनिया इस नरेंद्र मोदी पर अभी भी थू थू कर रही है, मजीद थू थू करेगी। और अब तो कौम आलम भी इसकी असलियत जान चुकी है। अब इसे कोई स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलने वाला। और ये देश संभालने की बात करता है कि पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा। पाकिस्तान खुद को भी संभालना जानता है नरेंद्र मोदी, और तुम जैसे 2 नंबर शख्स का इलाज करना भी सिर्फ पाकिस्तान ही जानता है। और ये तुम्हारी रशियन वॉर है, ये तुम्हारे बलोचिस्तान में रचाई जाने वाली साजिश को पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल कर ली है। जो तुम यहाँ पे साजिशें रचा रहे हो ना, पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल की हैं तुम्हारी ये साजिशें। तुम किस खेत की मूली हो? पाकिस्तान नहीं, तुम दहशतगर्द हो।
और तुम्हारे जो अमित शाह है ना, ये भी तुम्हारे जुर्म में बराबर का शरीक है, जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं। ज़रा देखिएगा क्लिप। जी, अमित शाह की तो घर में कोई नहीं सुनता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बात ही बड़ी बच्चों वाली करता है। जिस्मानी तौर पर बड़ा हो गया है, लेकिन जहनी तौर पर अब भी मेरे ख्याल से बच्चा है। शायद मोदी के साथ रह रहकर ये अपना जहनी तवाज़ुन भी खो चुका है, और इसको मेरे ख्याल से दिन में भी कश्मीर फ़तह करने के ख्वाब नज़र आते हैं। शायद इस खुशफहमी में ये मुब्तला है कि आर्टिकल 370 को जबरी तौर पर ख़त्म करके इसने कश्मीर में फ़तह हासिल कर ली है। अगर इन्हें फ़तह मिली होती तो सोचिए, तो ये और इनका जो नरेंद्र मोदी है मकबूजा कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ कर रहे होते हैं ना। तुम अब कश्मीरियों को दबा नहीं सकते, क्योंकि कश्मीरियों और वादी के कोने कोने में सैयद अली गिलानी ने आज़ादी का जज्बा भर दिया है। अब हर कश्मीरी पहले से भी ज़्यादा जज्बे और हौसले के साथ नरेंद्र मोदी तुम्हें और तुम्हारे जुल्म को रौंदते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो जुल्म है ना, ये मज़ीद नहीं चलेगा और ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर की आज़ादी के सबसे मोतबर और बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि भारत ने इस मौके पर भी कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो दबाने के लिए वादी में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। अच्छा नाज़रीन, काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से सैयद अली गिलानी के घर में घुसने के मनाजिर भी सामने आ गए, और देखा जा सकता है कि किस तरह से बुज़दिल काबिज़ भारतीय फ़ौज ने सैयद अली गिलानी के अहले खाना पर तशद्दुद किया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। और भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय फोर्सेस की सख्त सिक्योरिटी में हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की हैदरपुरा कब्रिस्तान में सुबह 4:30 बजे तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा और तदफीन में चंद करीबी अफराद को शिरकत की इजाज़त दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए सरकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बस सिर्फ चंद करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई, और भारत ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी। यानी इतना खौफ था उनको, इतना खौफ भारत को, क्या कहेंगे आप? देखिए, कौमों के ज़वाल के जो चंद असरात थे उसमें ये बहुत बड़े वाज़े है कि जब वो इस किस्म की हरकत पे उतर आती हैं और ताकत का बेजा और बेइंतहा और अंधा इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर उनके पास तो क्या जाता है। अब इसके अलावा भारत और कर क्या सकता है? उन्हें कश्मीरियों को ऊपर जंग मुसलत कर रखी है, और कश्मीरियों ने कमाल के लोग हैं जिनके गिलानी साहब के तो बात करते हुए खुदा की कसम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस किस्म की शख्सियत थी ये कि इनकी क़यादत में हुर्रियत को एक नया नाम और एक नया वलवला मिला था इनको। ये कश्मीरों की 3 जनरेशंस को जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उनमें लिंक थे और उन सब के लिए एक रहनुमा और एक मशले राह थे। ये वो चट्टान थे जिसके साथ भारत बहुत ज़्यादा टकरा है, लेकिन ये मर्द कलंदर ने अपने एक छोटे से घर में रहने को तरजीह दी, जो भी इनके पास था। उन्होंने भारत की बात नहीं मानी। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आप इसकी बात पे गौर कीजिए। बार बार मैं कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि वहाँ पे श्रीनगर की गलियों में, कश्मीर के देहातों में जो जंग हो रही है वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी लड़ रहे हैं वहाँ। तो ये तो उनके सुर्खील थे। उनके भारत का डर और खौफ बड़ा समझ आता है। 4:30 बजे दफनाने के लिए आज के मौसम में अगर आप छोड़ देते तो वहां तो पूरा कश्मीर उमड़ आना था। ये तदफीर आज नहीं, 2 दिन और भी नहीं होने देनी थी लोगों ने। इस कदर लोग इकट्ठे हो जाते। जब लोग इकट्ठे होते तो क्या बात होती? एक ही बात होनी थी जो इस मर्द कलंदर ने कह दी थी कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो वहां पे सब ज़रारी परचम दुनिया देखती। क्या वो नज़ारे ये बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल। ये भारत को तो वैसे ही गश पड़ गया था। आप इस शख्स की अजमत को देखिए, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद फरमाए। मैं तो समझता हूँ कि ये शहीद है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। हमारे लोगों ने किसी स्टेज पर उनको कोशिश की बगलाने की, हमारे उन्होंने बात नहीं मानी। वो अपनी तरह की जगह पे चट्टान की तरह खड़े रहे। और आज वक्त देखिए वो एक मैयत पड़ी है, एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स है जो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है। भारत उस मैयत से खौफज़दा है। आप अंदाजा करें, उस मैयत से खौफज़दा है।
वो मैयत जो रिप्रेजेंट कर रही थी, सिंबलाइज कर रही मैयत थी, से खौफजदा हैं, जो सिंबलाइज कर रही थी भारत। अच्छा जनरल साहब, ये जो भारतीय सरकार है, इनकी बुजदिली का आप आलम देखें कि इतने बुजदिल हैं कि कहते हैं कि जी इन्होंने इनके लवाहिकीन को धमकी दी कि 30 मिनट के अंदर अंदर तदफीन कर दी जाए सईद अली गिलानी साहब की, वरना उनको श्रीनगर से दूर किसी मुकाम पर जाकर दफना दिया जाएगा। अब यकीनी तौर पे ज़िंदगी में तो उनकी ये खौफजदा थे उनसे, उनका इतना किरदार है कश्मीर के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके जस्ते खाकी से भी इनको खौफ था कि उनका से जो जस्ते खाकी है वो भी इनके नापाक जो ज़ाइम इरादे भारतीयों के वो भी खाक में मिला सकता है। जी जी, अगर आज जनाजा हो जाता और ये भारतीय फौज इस बुजदिली का मुजाहरा ना करती, ये भारतीय फौज को तो मैं क्या कहूँ, पूरा भारत इस बुजदिली का मुजाहरा ना करता, तो आज दुनिया देखती कि वहां पे पाकिस्तान बना होता, उस वक्त वहां उनका जनाजा होता, लोग पाकिस्तान का परचम लेके वहां पे खड़े होते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते, भारत और मोदी के खिलाफ नारे लग रहे होते। दुनिया क्या देखती है? जब दुनिया ये देखती, मैं तो ये कह रहा हूँ, कल जब मैं ट्वीट किया ना कि जितना वो जिंदगी में मजबूत और चट्टान थी जिससे भारत उनसे खौफजदा था, उनको पीछे नहीं हटा सका, उस शख्स ने अपने इस दुनिया से अपने आखिरी दुनिया तक का जो सफर है, इस सफर में भारत को तोड़ के रख दिया उस शख्स ने। ठीक है। अच्छा, तालिबान तर्जुमान जो हैं सोहेल शाहीन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जनरल साहब कि जी मुसलमान होने के नाते हमारा ये हक है कि कश्मीर या भारत या किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए हम आवाज़ उठाएं। अब इस बयान से तो जनरल साहब भारत को और आग लग गई होगी। जी, भारत हम तारीख भूल जाते हैं, भारत तारीख नहीं भूला। हिंदू कुश जी याद कीजिए, आप याद कीजिए कि तारतारी आए थे, कहां से आए थे, जिन्होंने कश्मीर पर हुकूमत की थी। आप याद कीजिए, कश्मीर था, भारत का वजूद नहीं था। कश्मीर ने एक वक्त में, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए लोगों ने भारत के कुछ हिस्से पर, जो आज पाकिस्तान के हिस्से पर भी हुकूमत की है उन्होंने। भारत को ये पता है कि कश्मीर में दुरानियों ने भी हुकूमत की है। भारत को ये पता है कि वो आए कहां से थे, भारत को अंदाजा है। और जो ये शमा जलाई है तालिबान की फतह ने, एक नया जज्बा, एक नया बलबला दिया है। इससे कश्मीरियों को जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इससे उनके हौसले और मजबूत हो गए हैं कि अगर तालिबान, निहत्ते तालिबान, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, एक अमेरिका जो सुपर पावर है, उसके साथ 48 जो दुनिया के सबसे मजबूत तीन ममालिक में शामिल है, 20 साल तक बदतरीन बमबारी, बदतरीन जो कुछ कर सकता था करने के बावजूद आखिरकार को यहाँ से निकलना पड़ा। और इसके साथ साथ भारत जो गंदा खेल कर रहा था, वहां भी निकलना पड़ा उसको। तो अब कश्मीरियों के लिए या भारत में पनपने वाली और जो तहरीकें हैं, उन सबको एक नया बलबला मिलेगा इससे, और भारत का जो टूटने का अमल है, मेरा ख्याल और भी तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, उसके बाद आप क्या देखते हैं? जो भारतीय, जाहिर बात है उनको तो सांप सूंघ गया है, और ये जो तब्दीली है उसके खित्ते पे भी बड़े असरात होंगे, ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, मुसलमानों के हवाले से बात करें, उस हवाले से आपका कमेंट चाहूँगी जनरल साहब। देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज़ की ना कि जो जज्बा हुर्रियत है उसको एक नया बलबला मिलेगा, और अली गिलानी की शहादत जो है उसके साथ अफगानिस्तान में, इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तब्दीली ये नहीं कि तालिबान ने फतह, तब्दीली ये है एक नजरिया ने वहां पर मटीरियलिज्म पे फतह पाई है वहां पे। और नजरिया क्या है? बहुत बड़ी तब्दीली, तालिबान क्या कर, हाँ, और सुपर पावर को शिकस्त दी जनरल साहब। वही मैं कह रहा हूँ ना कि सुपर पावर के साथ 48 और भी मुल्क तो शामिल थे, बरतानिया, फ्रांस, जो कहने साथ शामिल थे लोग। बिल्कुल, सबने कोशिश कर देखी ना, बिल्कुल सबने कोशिश कर देखी। $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए 20 साल में, $300 मिलियन डेली के हिसाब से खर्च किया अमेरिका ने वहां पे, अपने बंदे मरवाए, 2.5 लाख अखवान शहीद किए उन्होंने, 86,000 इस सारे में पाकिस्तानी शहीद हुए। इसमें खित्ते को उन्होंने ताराज मुकाबले में तालिबान की तादाद कितनी कम थी, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि तालिबान को इतनी कामयाबी मिलेगी। जी, ये तो दुनिया में कोई शख्स सोचने को तैयार नहीं था। आप देखिए ना, पिछली दफा तो चलिए तालिबान को कह रहे थे कि सपोर्ट हासिल थी, इस दफा तो पूरी दुनिया एक तरफ थी, तालिबान किसके सारे खड़े। बिल्कुल, वो जो नजरिया है ना, उसका दुनिया भी खौफजदा है उससे।
और हमारा ये जो पाकिस्तान में एक तबका है ना जिसको इस चीज से खौफ है, जो लिबटार्ड्स इनका नाम दिया जाता है इनका, वो भी इसीलिए खौफजदा है इससे। भारत भी इसलिए डरा बैठा है इसलिए। ठीक है जी जैनत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मैं बात करूँ कि जी जो ताजिर एक्शन कमेटी की अलामती भूख हड़ताल जारी है, हुकूमत सिंध के साथ क्या बात हुई, क्या मुतालबात हुए। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद होंगे, रिजवान इरफान साहब और तैमूर तालपुर साहब, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में हुकूमत सिंध के लॉकडाउन पॉलिसीज़ के खिलाफ ताजिर एक्शन कमेटी की जो अलामती भूख हड़ताल है वो जारी है और ताजिर बरादरी ने ऐलान किया कि भूख हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। अच्छा, 29 अगस्त को सिंध में कोरोना टास्क फोर्स का जो इजलास हुआ था उसमें हैदराबाद और कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया था। और ताजिर बरादरी के सिंध हुकूमत से आखिर मुतालिबात हैं क्या, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान रिजवान इरफान, कन्वीनर ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी, और आप सदर भी हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब को ज्वाइन करने के लिए। और सिंध हुकूमत से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले रिजवान मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप लोगों को भूख हड़ताल करने की आखिर नौबत क्यों आई? क्या सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया है या अब तक रब्ता ही नहीं हुआ? अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है क्योंकि मैं अभी भी जो हूँ मैं एहतजाजी कैंप में हूँ, मेरा हैंड फ्री नहीं है। देखिए, कोई भी हमारा अभी तक के मुज़ाकरात हुई नहीं, ना उन्होंने कॉल किए ना हमारी बात हुई। हम सिर्फ बात ये करते हैं कि हमारे जो आपने इंटीरियर सिंध की जो डिवीजन निकाला उसके हिसाब से कराची को कारोबार करनी चाहती है। कराची में 44% लोगों ने वैक्सीन करा ली है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है 86% वैक्सीन हो गई है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 77 हो गई है। हम वही कहते हैं आपको, जो आप इंटीरियर सिंध में आपने उन्होंने रात का 10 बजे का टाइम दिया है, जुम्मे को जो एक दिन छुट्टी हमने ख़त्म की है, उसी तरह हम जो है कराची को चाहते हैं कराची हैदराबाद में कारोबार चले। और जो है आपने पहले खुद कहा था वैक्सीन हो उसके बाद कारोबार के, जब सब लोगों ने वैक्सीन करा ली है तो क्या वजह है जो आप कराची को जो है अलग जो है नोटिफिकेशन निकाल के जो है कराची के कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की हुकूमत से ताउन करने की और उनसे बात करने की, लेकिन हुकूमत ने कोई हमारा साथ नहीं, ना उनसे कोई बात हुई। आखिरकार जो है हमने जो है ये एहतजाजी जो है हमने धरना दिया है यहाँ और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से हम बैठे हुए हैं, अभी तक के कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, ना हमसे मुज़ाकरात किए ना बात किए थे। तो इसके लिहाज से जो हमने अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं और कोशिश यही है कि जब तक कि हमारे ये जायज़ मुतालबा हल नहीं होते हम यहाँ जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है जी, रिजवान साहब को सुना आपने। तैमूर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, कह रहे हैं कितनी देर से हम बैठे हुए हैं लेकिन किसी ने हमारे मुतालिबात नहीं सुने हैं। अब ये क्या सिचुएशन है? मुतालिबात सिंध हुकूमत अगर नहीं सुन पा रही है तो फिर इक़दामात कैसे लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये हड़ताल करने से बेहतर था आते हमारे पास बात करते, हमसे आके हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के साथ हमें मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले हुए हैं। मैं भी हाज़िर हूँ, हम ऑफिस में बैठते हैं डेली। अगर मेरे भाई मुझे कहेंगे तो हम उनके पास आने को भी तैयार हैं। पर मैं समझता हूँ ये एक तरीक़ेकार सही नहीं है कि आप जो है प्रेशराइज़ करें हुकूमत को। हम जो फैसले कर रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और बहुत से लोग हैं। NCOC भी इन्वॉल्व है, बहुत से और इदारे हैं। हमें हॉस्पिटल्स का भी कहना मानना पड़ता है, डॉक्टर्स का भी कहना मानना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो प्रेशराइज करने के बजाय अगर हमारे साथ आके टेबल पे बैठेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इनके मसले हल हो जाएंगे। हमने पहले भी कहा था कि जो बिजनेसेस जो फुली वैक्सीन लोग होंगे वहाँ पे काम करने वाले, उनको नहीं बंद करेंगे। तो हम तो जनरली अब खोल दिया है, अब तो सिर्फ कुछ टाइमिंग का और कुछ डेज का इशू है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आके बात करें हमसे तो इनके प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। जो भी हुकूमत कर सकती है वो करने को तैयार है। ठीक है रिजवान साहब, आपने तैमूर साहब को सुना। अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप अभी भी वहाँ मौजूद है, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तैमूर साहब कह रहे हैं कि उनसे बात की जाए, बैठ के आप लोग बात करें तो बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने बात नहीं की क्या? और आपका एक मुतालिबात हुई है कि जी हफ्ते में 6 दिन कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, इसके अलावा और क्या मुतालिबात हैं आपके? देखिए, बात जो है हुकूमत करती है या हम करते हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। एहतजाज हमने जब किया है जब हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ सुबह 8 बजे से बैठे हैं, तमाम मीडिया बता रहा है कि ये ताजिर यहाँ भूख प्यास में बैठे हुए हैं। ये तो इनका काम था आके यहाँ हमारे साथ बैठे।
हमारे और हमारे जो जायज मुतालबात वो हल करते। ये तो इनका काम है, तैमूर साहब का काम है ये। देखिए अभी मेरी बात नासिर शाह साहब से मेरी बात हुई। नासिर शाह साहब ने कहा कि हम जो एनसीओसी ने फैसला किया है वो हम आपको करने को तैयार हैं। मैंने बोला आप नोटिफिकेशन निकाल दें, आप जो है जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दें और जो है अपना 10 बजे का कारोबार करने की इजाजत दें। जो पंजाब में ऐलान किया है, पंजाब में भी ऐलान हुआ है, पंजाब में जो है 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत और एक दिन सेफ डे, सिर्फ संडे का सेफ डे अनाउंस किया है वो एनसीओसी के हिसाब से। तो आप सिंध में क्यों कर रहे हैं ये सिलसिला? सिंध में जो है कराची अलग कर रहे हैं, हैदराबाद अलग कर रहे हैं और जो है इंटीरियर सिंध में खोल रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। हम तो नुकसान कर करके थक गए, तकलीफ में हम लोग। हम नुकसान हमारा हुआ है, हुकूमत का नुकसान कोई नहीं है, ये ताजिरों का नुकसान है। तमाम हम लोग जो है कारोबार नहीं कर सकते, हम लोगों को जो है सैलरी नहीं दे पा रहे, हम किराया नहीं निकाल पा रहे, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम तो सुबह 8 बजे से बैठे हैं। ये तो आपका काम था हुकूमत का कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करके हमारा मसला हल करती, हमको भूख हड़ताल से उठाती। ये तो हुकूमत का काम था ये। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, आपने सुना रिजवान साहब कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों का काम था कि आप बात करने जाते हैं, हुकूमत वाले का बात करते हैं कि हम आके आपसे बात करते, क्या कहेंगे आप? मैंने पहले भी ऑफर की कि अगर वो हमसे आगे बात करते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए तो हम उनके पास जाने को भी तैयार हैं। पर मेरा सिर्फ एक चीज से इख्तलाफ है, हर बात पर एहतजाज, हर बात पर प्रेशराइज करना ये अच्छी बात नहीं होती है। यही जितनी मेहनत इन्होंने की यहाँ पर भूख हड़ताल पे जाके बैठने की, उससे कम तकलीफ करके हमारे पास आ जाते। अगर हम इनके मसले हल नहीं करते, जाहिर बात है 100% बातें तो इनकी हम नहीं सुन सकते थे, क्योंकि हमें और बहुत से लोगों की भी बातें सुननी होती हैं और आई एम श्योर कुछ ना कुछ हम रिलीफ दे सकते थे और दे सकते हैं। मेरा भाई मेरे पास आए तो मोस्ट वेलकम, अगर ये कहेंगे तो हम इनके पास जाके चलें। मेरे यहाँ मार्केट भी आ चुके हैं। मैंने नासिर शाह साहब को फोन किया, मुर्तजा वहाब साहब को भी फोन किया, मुतल्लिका मैंने मुर्तजा वहाब साहब को भी फोन किया, नासिर शाह साहब को भी फोन किया। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक प्रोग्राम में सेक्रेटरी हेल्थ ने बोला हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, उनका भी कोई कॉल नहीं आई। उसके होने के बाद हम यहाँ आए। आप अगर हमसे बात कर लेते तो हम इस दहज पे पहुंचते ही नहीं। ये तो सरकार का काम है, हुकूमत सिंध का काम था। ये आपने किया, ये हमने नहीं किया। ये हमें क्या जरूरत है भूख हड़ताल करने की? हमने जितना सरकार सिंध गवर्नमेंट का साथ दिया किसी ने नहीं दिया। हमने नुकसान किया पूरा, हमने अपने ताजिरों का जो नुकसान किया। हुकूमत जो है, हुकूमत एक माँ बाप होती है, माँ होती है, वो अपने लोगों को संभालती है। आप कह रहे हैं मेरे पास आए थे, हम तो यहाँ 98% जो है सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, 70% जो है विफाक को देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो है सदर टाउन से दिया जाता है। आपको कम से कम सोचना चाहिए। आप आए, हमें कोई सियासत करने का शौक नहीं है। हम सिर्फ अपना कारोबार चाहते हैं सुकून से। जो SOP के आपने सिंध गवर्नमेंट ने जो टीचर को दिए उसके हिसाब से कारोबार करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ ने कराई 86% और जो है 77% जो ईस्ट ने कराई है। ये मैं नहीं कहता, ये सिंध गवर्नमेंट का डाटा कहता है, सिंध गवर्नमेंट का डाटा कहता है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है जी तैमूर साहब वो कह रहे हैं जी उन्होंने राब्ता किया है, उन्होंने नाम भी लिए, मुर्तज़ा साहब से भी बात करने की कोशिश की है। अब बताएं कि क्या आप कहते हैं? वो कह रहे हैं हम तो राब्ता कर रहे हैं, हालांकि काम हुकूमत का राब्ता करना, हमसे हमारे मुतालिबात सुनना। नासिर शाह साहब भी और मुर्तज़ा वहाब साहब भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऐसे नहीं हो सकता कि उन्हें रिस्पॉन्स ना दिया। बहरहाल मैं हाजिर हूँ। मुझे मेरे भाई ने अभी तक नहीं बताया कि वो मेरे पास आने को तैयार हैं या मैं उनके पास चल के आऊँ। वो जिसका जवाब दे। सर हम बैठे हुए हैं, अगर आप आ जाएंगे तो हमारे दिल बढ़ जाएंगे। हम बैठे हुए हैं यहाँ, हम लोग जो है यहाँ लाइट हाउस के सामने बैठे हुए सुबह 8 बजे। सर आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं। आने में कोई मुसायका तो नहीं है ना? अब तो आप हुकूमत है। आप चले, मैं आपसे राब्ता करता हूं। तैमूर साहब आप फिर इनके पास जा रहे हैं इनके मुतालिबात सुनने के लिए? बिल्कुल मैं CM साहब से भी आज बात कर लूंगा और इनके पास बिल्कुल जाएंगे, इनसे बात करेंगे और इनके मसले इंशाल्लाह हल करेंगे। आई होप ठंडे पानी का गिलास तो मिलेगा ना मैं वहाँ पे? रिजवान साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं सुन पाती। जी रिजवान साहब ठीक है। तैमूर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ चले जाएंगे, आप इनके मुतालिबात भी सुनेंगे, खुद जाकर इनसे बात करेंगे। बिल्कुल मैं रिजवान साहब आपको आवाज आ रही है? जी तैमूर साहब कह रहे हैं मैं पहुंचूंगा वहाँ पे, ठंडे पानी का गिलास मिलेगा हमें? हमने तो नहीं पिया, आप पिला देंगे तो हम पी लेंगे।
जी तैमूर। इनका डॉक्टर फिजा, इनका इरादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा बुलाने का, उनका इरादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम एज ए घबरा गए तैमूर साहब, अभी से घबरा गए हैं आप। घबराना नहीं है तैमूर साहब, आप कह रहे हैं उनका इरादा सही नहीं लग रहा, अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा। नहीं, हमारा इरादा जो बड़ा नेक है, और जो है आप डॉक्टर साहब की, जो अपना तैमूर साहब की जो इज्जत करते हैं, बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, एक एनर्जेटिक है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप अगर आएंगे तो आपके जरिए हम भी कुछ पानी चाय पी लेंगे, वरना तो सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि पानी या चाय आपने पिलाना है या आपने पिलाना है। ठीक है तैमूर साहब, आपका लास्ट कमेंट में चाहूंगी, बस मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि मामला यहाँ तक पहुँचते क्यों है, नौबत भूख हड़ताल तक पहुँची क्यों, यहाँ तक मामला पहुँचता ही क्यों? देखिए, हम तो हमेशा हमने फैसिलिटेट किया है, जब भी कोई ऐसी बात हुई हमने हमेशा कोशिश की है बातें जो हैं वो बैठ के हल की जाएं बजाय भूख हड़तालों के। मेरा तो अभी भी ये ख्याल है ये मेरे पास ही आ जाते या किसी और दोस्त के पास चले जाते, वो उनकी मदद करता, पर उन्होंने ये फैसला किया कि ये आके भूख हड़ताल करेंगे। अब भी इनका इरादा है कि हम इनके पास जाएं, तो हम इनके पास जाने के लिए तैयार हैं। और आखिरी इनका मुतालबा था कि पानी और चाय भी वहां जाके हम पिलाएं, तो ये तो हमारे सिंध के असूलों के खिलाफ है, पर हम वो भी करने को तैयार है। नहीं बहुत वेलकम, हम भी पिएंगे, हम तो कह रहा आपके जरिए हम भी पी लेंगे। चलें पानी के बहाने आप थोड़ा हंसे तो सही ना रिजवान साहब, आपका गुस्सा ठंडा हुआ। चलें जी ठीक है तैमूर साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा कि आपने बोला ऑन एयर टीवी पे कि आप जाएंगे, इनके मुतालिबात सुनेंगे, खुद आप जाएंगे इनसे बात करने के लिए। तो जी रिजवान साहब, तैमूर साहब कह रहे हैं जी आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों के तमाम मुतालिबात सुने जाएंगे और आई होप कि आप लोगों के जो मुतालिबात हैं वो पूरे हों, जो जायज़ मुतालिबात हैं वो यकीनी तौर पर पूरे हों। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त का, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।